हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस और हम लोग क्लास 11 के जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये हमारा उसमें से पार्ट सेकंड वीडियो है। पूरा नोट्स मैं दे रहा हूँ, लिखूंगा तो ज़्यादा आपको बड़े हो जाएंगे, सो आपको इसलिए मैं पूरा नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज हमारा जो है यहाँ पे वो है हमारा सेतु तत्व, पीरियाडिक टेबल चल रहा है, ठीक ना। हमारा सेतु तत्व क्या होता है, जिसको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व। तो तृतीय आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहा जाता है। जो तृतीय आवर्त के जो तत्व पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उपवर्ग फर्स्ट ए सेकेंड बी के गुण उपवर्ग सेकेंड ए और सेकेंड बी से मिलते जुलते रहते हैं। इसीलिए तृतीय आवर्त के जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहा जाता है। सेतु तत्व कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि फर्स्ट ए में, फर्स्ट ए के जो गुण होते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के, ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और हमारा सेकेंड ए और सेकेंड बी हमारा क्या रहते हैं, इनके मिलते जुलते रहे। जैसे कि अगर देखिए कापर और पोटेशियम का सोडियम से, कैल्शियम जिंक का मैग्नीशियम से, तो ये हमारे क्या रहते हैं, इनके जो गुण होते हैं आपस में क्या जुड़ रहते हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेतु तत्व के नाम से जाना जाता है। आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट में। तो उपवर्ग फर्स्ट बी के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग मुद्रा तथा आभूषण बनाने में किया जाता है। अगर कोई बोले तो उपवर्ग जो फर्स्ट ए में जितने भी तत्व रखे गए हैं, इन तत्वों को कौन सा तत्व कहते हैं, आपके एग्जाम में आता है तो इसे हम मुद्रा धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मुद्रा धातु, इनका मतलब क्या है करने का, तो क्योंकि जितने भी इसमें हमारे तत्व रखे गए हैं इनकी सभी क्या बनाई जाती है, मुद्रा बनाई जाती है। देखिए जैसे कि कापर की, एजी की और एयू की, इन तो तीनों की हमारे क्या बनाई जाती है, मुद्राएं बनाई जाती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट। फिर आता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट में अगला हमारा सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक सिल्वर एजी होता है। सबसे अच्छा अगर उष्मा का सुचालक की बात करें तो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एजी होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है। अगर बोलेगा कोई कि क्यों हमारा सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक एजी ही होता है, क्योंकि अगर बात करेंगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए हमारा एजी सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट में देखिए अगले पॉइंट में, तो धातुओं में सबसे तन्य धातु क्या होती है, एयू। एयू के क्या बोला जाता है, गोल्ड के नाम से जानते हैं। एयू को और क्या बोला जाता है, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। धातुओं में सबसे तन्य धातु क्या होता है, एयू यानी कि गोल्ड होता है, जिसके द्वारा हम लोग तान तान कर 0.005 mm की मोटी पतली तार बना सकते हैं। इतनी पतली तार हम लोग सोने से बना सकते हैं। समझ सकते हैं इसमें कितनी तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में द्रव धातु हमारा क्या होता है, तो मरकरी पारा होता है। धातुओं में द्रव धातु नाम आए तो सीधा बताना है मरकरी होता है। तो धातुओं में द्रव धातु मरकरी होता है। अब आता है हमारा निरूपक या फिर प्रारूप तत्व क्या होता है, प्रारूपक तत्व, निरूपक या फिर प्रारूपक तत्व। तो दूसरे एवं और तीसरे आवर्त के तत्वों को निरूपक या फिर प्रारूपक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये अपने वर्ग में रखे गए तत्वों के गुणों के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। अब एक्चुअली में निरूपक या प्रारूपक तत्व किस लिए कहा जाता है, क्योंकि हमारा दूसरे और तीसरे आवर्त में जो तत्व रखे गए हैं उनको निरूपक और प्रारूपक तत्व कहा जाता है। किसमें तो याद रखिएगा, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त, इन दोनों आवर्त को ही हम लोग निरूपक या फिर प्रारूपक तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपने वर्ग में रखे गए तत्वों के जो गुणों को क्या करते रहते हैं, लक्षण को प्रदर्शित करते रहते हैं। इसलिए इनको निरूपक या फिर प्रारूपक तत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरे आवर्त में क्या रखा गया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान।
तृतीय आवर्त में कौन कौन रखा गया है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। नियान और आर्गन इन दोनों को हमारे गुण आपस में क्या रहते हैं? मिलते जुलते रहते हैं। लिथियम का सोडियम मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग निरूपक तत्व के नाम से जानते हैं। फिर आती है नॉर्मल धातु। नॉर्मल धातु क्या होती है? जिसको बोला जाता है सामान्य तत्व भी कहा जाता है नॉर्मल धातु को। तो इसको क्यों कहते हैं? तो दूसरे आवर्त में रखे गए तत्वों को नॉर्मल तत्व कहा जाता है, जिन्हें सामान्य तत्व भी कहा जाता है। तो दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व रखे गए हैं उनको हम क्या बोले जाते हैं? नॉर्मल तत्व कहा जाता है, जिन्हें सामान्य तत्व भी कहा जाता है। जैसे कि दूसरे आवर्त में हमारे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान इत्यादि जितने भी हैं, इसे हम सब क्या बोलते हैं? नॉर्मल धातु के नाम से जानते हैं। दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व रखे गए हैं इन्हें सभी हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल धातुएं कहते हैं, जिन्हें सामान्य तत्व भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान इत्यादि। फिर आता है विकर्ण संबंध। अब ये हमारा विकर्ण संबंध क्या होता है? तो द्वितीय आवर्त के हल्के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों के उन गुणों से मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ पे ये है कि हमारे द्वितीय विकर्ण संबंध दर्शाना क्या होता है? जो द्वितीय आवर्त के हल्के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों के उन गुणों से मिलते जुलते रहते हैं जो विकर्णी अभिमुख होते हैं तथा विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो हमारे द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के उनसे मिलते जुलते रहते हैं, जो कि क्या दर्शाते हैं? विकर्ण संबंधित। ये गलत था, मैंने कट किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमारे लिथियम का संबंध किससे विकर्ण संबंध है? मैग्नीशियम से। बेरिलियम का किससे है? एल्यूमिनियम से। बोरान का किससे है? सिलिकॉन से। कार्बन का किससे है? फास्फोरस से। नाइट्रोजन का किससे है? ऑक्सीजन की सल्फर से। और सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फर से और ऑक्सीजन का क्लोरीन से। तो ये हमारा क्या होता है? विकर्ण संबंध। फिर आता हमारा ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व भी बोला जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व किसे बोला जाता है? तो परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व होते हैं उसे हम ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व कहा जाता है। अगर आ जाएगा आपके उसमें कि चलिए बताइए ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व क्या होता है, तो सीधा बताना है परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद तत्व को ट्रांस यूरेनियम तत्व या पास्ट यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते बल्कि कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व क्या होता है, तो सीधा बोलना है परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह तत्व प्रकृति में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं बल्कि कृत्रिम विधियों द्वारा क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। इसलिए इसे हम लोग ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है। तो आपके नीट जैसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है हमारा कि कितने परमाणु क्रमांक के बाद तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है, तो 92 यूरेनियम के बाद तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व या फिर पास्ट यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में देखें, जिसमें नेपच्यूनियम NP प्रथम ट्रांस यूरेनियम तत्व होता है, जिसमें अगर हम बात करें 93 नेपच्यूनियम तब होगा, क्योंकि 92 तक तो है ही, 92 के बाद ही माना जाता है। तो जिसमें नेपच्यूनियम NP प्रथम ट्रांस यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है, यही हमारा सबसे पहला होता है। अब बात आती है परमाणु त्रिज्या जिसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। जो परमाणु का केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु का नाभिक बोलते हैं। तो परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है और परमाणु नाभिक से बाह्य कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, जिससे हम लोग जिसको हम लोग किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक कहते हैं और परमाणु के नाभिक से बाह्य कोश की बीच की जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, एटम है,
तो परमाणु के नाभिक को, ये परमाणु का क्या नाभिक है, तो परमाणु के नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु का केंद्र कहा जाता है। अब परमाणु के केंद्र को यहाँ पे बोल सकते हैं, परमाणु के केंद्र को परमाणु का क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। इसे परमाणु का क्या बोला जाता है, नाभिक, न्यूक्लियस। और इस परमाणु के नाभिक से इस बाह्य कोश के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस में जानते हैं, परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और हमारा ये परमाणु त्रिज्या किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में। तो परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक से इस बाह्य, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोश। बाह्य कोश यानी कि सबसे बाहरी वाले कोश को हम लोग बाह्य कोश के नाम से जानते हैं। परमाणु के नाभिक से बाह्य कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है 3rd चैप्टर क्लास 11th का। अब आपको अगला जो पढ़ाएंगे हम लोग पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। जहाँ ना समझ आए कमेंट जरूर करिएगा।